लोकसभा के आखिरी चरण के मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मथुरापुर पहुंचे और रैली को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। देखिए इस रिपोर्ट को। सातवें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुंकार भरी। उन्होंने मथुरापुर में एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रैली में तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। टीएमसी पर उन्होंने केंद्र की योजनाओं को आम लोगों तक नहीं पहुंचाने, बंगाल की संस्कृति की रक्षा न करने और राज्य की पहचान खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 4 जून को देश में एक बड़ा मोड़ आएगा, जिसमें वो और उनकी सरकार पिछले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव आगे बढ़कर देश की जनता लड़ रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 सालों की दुर्गति भी देखी है। देश के राजनीतिक दल नहीं, देश के राजनेता नहीं, ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, देश की जनता ने उसकी बागडोर संभाली हुई है। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है। ये बंगाल के मठों को और साधु संतों तक को नहीं छोड़ रहे। टीएमसी इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इनके गुंडे मठों पर हमला कर रहे हैं। टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है। ये बंगाल के मठों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रही। टीएमसी इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम संघ जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इसके गुंडे मठ पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ओडिशा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मयूरभंज और बालासोर में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने वहां की बीजेडी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेडी सरकार ने सबसे बड़ा धोखा तो महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार को लेकर किया। आज ओडिशा ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि रत्न भंडार की चाबी कहाँ गई। जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में किसका नाम है। मैं ओडिशा वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि बीजेडी सरकार जो छुपा रही है उसका खुलासा ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद कर देंगे। आज उड़ीसा ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि रत्न भंडार की चाबी गई कहां। जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में किसका नाम है। मैं मेरे उड़ीसा वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि बीजेडी सरकार जो छुपा रही है उसका खुलासा ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद हम करेंगे। मोदी ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को लेकर भी गारंटी दी। कहा, जनता को लूटने वालों को पाई पाई का हिसाब देना होगा और लूटने वाले जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे। लूट का माल ये कहीं भी छिपा ले, मोदी पाई पाई निकालेगा। ये मोदी की गारंटी है। जिसने जनता को लूटा है
उसे लौटाना ही पड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने मंच से ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का हालचाल भी जाना। कहा कि आज नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में हैं कि पिछले साल में अचानक उनकी तबीयत ऐसे कैसे बिगड़ गई। अरसे तक उनके करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे ओडिशा में सत्ता भोग रहे हैं। इसका खुलासा भी 10 जून के बाद जब ओडिशा में भाजपा सरकार बनेगी तो कर देगी। इसलिए 10 जून के बाद ओडिशा में भाजपा सरकार बनते ही स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी कि उनकी तबीयत अचानक क्यों गिरती जा रही है। आजकल नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है। वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले 1 साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। उठना चाहिए ना? पर्दा उठना चाहिए ना? पर्दा उठना चाहिए ना? इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है। आज बंगाल और ओडिशा के बाद कल पीएम मोदी पंजाब में रहेंगे। कल 7वें और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी के साथ रैलियों और जनसभाओं में नेताओं के भाषण और चुनावी शोर सुनाई नहीं देंगे। 1 जून को वोटिंग होगी और फिर 4 जून को नई सरकार देश की सत्ता पर काबिज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाया जाएगा। गुड, इसके लिए IIM रायपुर से बात भी हो चुकी है। काउंटिंग से पहले यानी कि कल से 2 जून के बीच सभी मंत्रियों की ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम अधिकांश मंत्री शामिल होंगे। आखिर क्या सिखाया जाएगा, मंत्री जी को क्या गुड गवर्नेंस बताई जाएगी, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को अच्छा शासन चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मंत्री समय रहते सही फैसले लेकर लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिला सकें। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कल्याणी 30 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलने वाला है।
इस दौरान सरकार के अधिकांश मंत्रियों को ट्रेनिंग में उपस्थित होना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप अनुभवी मंत्री हैं। इसके अलावा टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन नए मंत्री बनाए गए हैं। ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। ये आईएम को एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए, और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान टॉक करने के लिए आएंगे और देश के जिस भी फील्ड एक्सपर्ट हैं, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, जैसे कि अभी नाम आ रहा है नीति आयोग के सीईओ रह चुके अमिताभ कांत साहब का, जिन्होंने नीति आयोग में भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा उन्होंने केरल में गॉड्स ओन कंट्री के रूप में टूरिज्म को प्रमोट करने का बहुत बड़ा काम आईएएस रहते हुए किया था। अभी नाम आ रहा है सुब्रमण्यम जी का, जो कि जम्मू कश्मीर का बहुत एक्सपीरियंस है। छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस हैं, ये सब हम सब के लिए गर्व की बात है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी शायद नाम आ रहा है, वो भी व्यक्तित्व विकास और प्रशिक्षण के लिए ख्याति लब्ध जो संस्थान है पुणे का प्रबोधिनी, उसके संस्थापक और उसको आगे ले जाने वाले लोगों में से महत्वपूर्ण हैं। तो एक सभी मंत्रीगणों को एक बेहतर एक्सपोजर होगा गवर्नेंस का, और आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब लोग और अच्छे तरीके से तैयार होंगे। आखिर क्या खास होगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो भी जानिए। छत्तीसगढ़ के मंत्री बनेंगे स्टूडेंट, योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन सिखाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट में होगा फोकस, डेवलपमेंट और आईटी संबंधित दी जाएगी ट्रेनिंग। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में विकास की होगी ट्रेनिंग। अधिकारियों की गलत सलाह से कैसे बचें, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं कांग्रेस का इस मामले में कहना है कि शायद 5 महीने में ही सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है। छत्तीसगढ़ के मंत्री और बीजेपी नेताओं का एक ही काम रहा है, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना। प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक दिख रहा है। हर विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा है, तो गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग की आवश्यकता तो इनको है ही, लेकिन ये जनता से अगर मुलाकात नहीं करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो कितने भी ट्रेनिंग कर ले, कितने भी इनको प्रशिक्षण दिया जाए, इनको काम तो वही करना है, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करना। और आज स्पष्ट हो गया है कि 15 साल भाजपा के जो सरकार था, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल था, 5 महीने में दिख रहा है। और कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो गुड गवर्नेंस था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब देखना ये होगा कि जब 4 जून के बाद आदर्श आचार संहिता खत्म होगी और नए सिरे से विभागों के कामकाज शुरू होंगे, तो ऐसे में मंत्रियों को इस ट्रेनिंग का कितना लाभ मिल पाता है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। जबलपुर में डबल मर्डर, एक ऐसी घटना जिसने हिला कर रख दिया। नाबालिग ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश के तहत अपने पिता और भाई को मौत की घाट उतार दिया, ऐसा आरोप है। 70 दिन से ज्यादा का समय हो गया। दोनों आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए भागते रहे, लेकिन पुलिस की सुनियोजित रणनीति आखिरकार रंग लाई। नाबालिग को इलाहाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना इस इनसाइड स्टोरी में देखिए और समझिए कि कैसे कैसे उत्तराखंड से नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। मार्च 2024 ये वो दिन है जब नाबालिग लड़की और उसके प्रेमी मुकुल सिंह ने दोहरी हत्या को अंजाम दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद शातिर ने सोची समझी साजिश के तहत बचने के लिए पूरी योजना बना डाली। लेकिन पूरी घटना कैसे घटी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, विस्तार न्यूज इसकी तह में जाकर सब कुछ आपको बताता है। ढलते समय के साथ मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की के बीच प्रेम संबंध गहराता रहा। दोनों के बीच प्रेम संबंध के 1.5 से 2 साल हो चुके थे। जब इसकी जानकारी राजकुमार विश्वकर्मा को लगी तो पिता होने के नाते उन्होंने अपनी बेटी को समझाया और आरोपी मुकुल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की के बीच में प्रेम संबंध तकरीबन 1.5 से 2 सालों से चल रहा था। इस बीच विवाद भी सामने आया
और नाबालिग बेटी के पिता यानी राजकुमार विश्वकर्मा ने अपना फर्ज निभाते हुए अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए मुकदमा भी कर दिया। मामला दर्ज हुआ और पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी को जेल भी जाना पड़ा। राजकुमार विश्वकर्मा ने सोचा था कि शायद ये मामला अब ठंडा हो चुका है, बेटी भी सुधर गई है और आरोपी को भी पुलिस ने पर्याप्त सजा दे दी है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी बेटी और आरोपी किस प्लानिंग को अंजाम देने की सोच रहे हैं। जब किशोरी के पिता द्वारा इतना बड़ा एक्शन लिया गया तो आरोपी बौखला गया था। आरोपी के सिर पर खून का भूत सवार था। 15 मार्च 2024 को वो काली रात थी जिस दिन मुकुल सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ मिलकर इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। प्लानिंग कुछ ऐसी थी कि मुकुल और नाबालिग लड़की ने अपने पिता और भाई की हत्या करने की योजना बना ली। योजना के तहत इसी फ्लैट में घटना दिनांक को मुकुल आधी रात को आया और नाबालिग लड़की के साथ इसी फ्लैट में गया। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उन सीसीटीवी फुटेज में मुकुल अपने हाथों में ग्लव्स पहना हुआ है, हाथ में एक गैस कटर और गैस का सिलेंडर रखा हुआ है और इन्हीं रास्तों से होता हुआ वो नज़र भी आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि कहीं ना कहीं लड़की और आरोपी ने मिलकर बॉडी के टुकड़े करने की योजना बनाई थी, क्योंकि एक बड़े धारदार हथियार से पिता के सिर पर इतने वार किए गए थे कि उनकी मौत हो गई थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने पिता की बेरहमी से हत्या की वारदात तनिष्क यानी कि किशोरी के भाई ने देख ली थी, लिहाजा सबूत मिटाने के लिए मुकुल ने तनिष्क की भी बेरहमी से हत्या कर दी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस घटनाक्रम को तनिष्क ने देख लिया था, यानी कि उसके बेटे ने देख लिया था और फिर बेटी की भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब गैस कटर क्यों लाया गया था, ग्लव्स क्यों पहने गए थे, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। हालांकि प्लानिंग के तहत आरोपियों ने जो तनिष्क था यानी जो 8 साल का मासूम लड़का था उसकी बॉडी को एक बड़ी पॉलीथीन में भरकर वो फ्रिज के अंदर डाल दिया। पिता की बॉडी सोफे पर ही छोड़ दी। फ्लैट में 2 लोगों की हत्या हुई। बड़ी सोची समझी साजिश के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन फिर पूरा मामला उजागर होता है एक वॉइस मैसेज से। अब इस घटनाक्रम को जब अंजाम दे दिया गया तब नाबालिग लड़की ने दबाव में या फिर प्लानिंग के तहत अपनी चचेरी बहन को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजा, जिसमें उसने कहा कि मेरे पिता और मेरे भाई की हत्या मुकुल ने कर दी है। और इसी मैसेज के बाद हड़कंप मचा। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस इस फ्लैट में पहुंची और फिर फ्लैट का ताला तोड़कर जब अंदर का नज़ारा देखा तो हैरान थी। बस यही एक मैसेज था जो आखिरी बार नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों को किया था। उसके बाद फिर लड़की और आरोपी यहां से फरार हो गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी, जांच शुरू हो चुका था, साक्ष्य जुटाए जा रहे थे। ऐसे में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास सबसे बड़ा साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज का था। पूरी तगड़ी प्लानिंग थी। पुलिस को चकमा देने के लिए दोनों ही शातिरों ने 70 दिनों में 8 राज्य नाप डाले थे। इस दौरान पुलिस को स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लगाना शुरू किया कि आखिर ये आरोपी कहां-कहां भागते फिर रहे हैं। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक दोनों फरार हो जाते। आरोपियों के इस 70 दिन का गुजारा नाबालिग के पिता के पैसे पर हुआ। 70 दिनों से दोनों देश के 8 राज्यों तक पहुंच चुके। कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे राज्यों तक पहुंचे। इस दौरान पुलिस को केवल और केवल सीसीटीवी फुटेज ही मिल पाते थे। अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्टेशंस के जो है सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हत्थे चढ़े और इसी बात से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि वो कहां पर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जानकारी मिली है कि पिता के खाते में यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा के खाते में तकरीबन 8 लाख रुपए थे। इसी बात का योजना जो थी आरोपियों ने बनाई थी कि इतने पैसे उनके पास पर्याप्त होंगे कई दिनों तक गुजारा करने के लिए। कुछ गुजारा हुआ भी, लेकिन पुलिस ने इसके बाद राजकुमार विश्वकर्मा के तमाम खातों को फ्रीज कर दिया, यानी कि पैसा निकालना मुश्किल हो गया। और यही सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई आरोपियों के सामने।
हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है जहां कई धार्मिक स्थल है, लोगों के रहने के लिए आशियाना है, खाने के लिए भंडारा है। ऐसे में आरोपियों को ये जगह खूब रास आ रही थी। इधर पुलिस ने इन दोनों पर शिकंजा कसने के लिए जगह जगह पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए। देश भर में 10,000 से ज्यादा पोस्टर लगाए गए। 70 दिन तक तो जैसे तैसे उन्होंने गुजारा कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपना आशियाना बना लिया हरिद्वार को, क्योंकि हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है। बहुत सारे भंडारे, बहुत सारे आश्रम ऐसे हैं जहां पर आपको फ्री में खाना मिल जाता है और रहने की जगह मिल जाती है, और यही सबसे सुटेबल जगह थी आरोपियों को छिपने के लिए। लेकिन यहां पर पुलिस ने जब प्लानिंग की, 10,000 से ज़्यादा पोस्टर देश भर के राज्यों में पहुंचाए, पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाए, आम जनता तक पहुंचाए, और यही एक पहल पुलिस की रंग लाई। हरिद्वार में कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपी का जब पोस्टर देखा, उन्हें शंका हुई तो उन्होंने आरोपी को रोकने की कोशिश की, नाबालिग लड़की को रोकने की कोशिश की। इस कोशिश में पुलिस के मुताबिक मुकुल सिंह तो फरार हो गया, लेकिन नाबालिग लड़की आम लोगों के हत्थे चढ़ गई। मुकुल एक ऐसा शातिर जो अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। अपराध का मास्टरमाइंड मुकुल आखिर कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है, वो किन चीजों का शौकीन था, इन सारे पहलुओं को पुलिस ने अच्छी तरह पता लगा लिया था। आरोपी मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की पड़ोसी थे। मेरे इस हाथ की ओर आप देखेंगे तो ये नाबालिग लड़की का फ्लैट है जो टॉप फ्लोर पर है, और फिर इस तरफ आप नज़र डालेंगे तो ये मुख्य आरोपी मुकुल सिंह का घर है, यानी कि इसके टॉप फ्लोर पर मुकुल सिंह रहता है। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, ये साफ हो चुका है। लेकिन मुकुल सिंह बेहद शातिर था। मुकुल लग्जरी लाइफ स्टाइल का जीने वाला था। मुकुल के पिता भी रेलवे में अधिकारी थे, यानी कि अच्छा खासा पैसा था। पढ़ाई लिखाई के लिए मुकुल को कई जगह भेजा, लेकिन लौटकर वो वापस जबलपुर ही आ गया। मुकुल सिंह को फिल्में देखने का बड़ा शौक था, वेब सीरीज़ देखने का बड़ा शौक था, और यहीं से उसे आइडिया आया इतने खतरनाक अपराध को अंजाम देकर पुलिस से कैसे बचा जाए। मुकुल सिंह को पुलिस को चकमा देने का पूरा अंदाजा था। वो जानता था कि कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जाती है। मुकुल सिंह ने ही पूरी प्लानिंग की, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई अब तक पुलिस ने की है, जो सबूत अब तक पुलिस को मिले हैं, उसके मुताबिक मुकुल सिंह ही प्लानिंग का मुख्य सूत्रधार है। कैसे भागना है, कैसे बचना है, कैसे पुलिस को चकमा देना है, ये पूरी प्लानिंग मुकुल ने एक वेब सीरीज़ देखकर ही की थी, क्योंकि लगातार वो इस तरह के घटनाक्रमों को देखता था, समझता था, और उसको पता था कि पुलिस के पास 2-3 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वो उन तक पहुँच सकती है। पहला CCTV फुटेज, दूसरा मोबाइल ट्रैकिंग, और तीसरा जो खाते से पैसा निकाल रहा है। इसीलिए मुकुल जब भी किसी ATM से पैसा निकालता था, तत्काल अपनी लोकेशन बदल देता था और तकरीबन 400-500 किलोमीटर दूर पहुंच जाता था। अब जब तक पुलिस को इस बात की सूचना मिलती थी कि किसी ATM से पैसा निकाला गया है, उस ATM की लोकेशन ट्रैक करती थी। जब तक पुलिस वहां पहुंचती थी, तब तक मुकुल और नाबालिग लड़की 500 किलोमीटर दूर पहुंच जाते थे। बताया जा रहा है कि जबलपुर पुलिस ने सभी राज्यों की पुलिस को आरोपी मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की की पूरी जानकारी भेजी थी। इसी के जरिए नाबालिग हरिद्वार के एक मंदिर में उत्तराखंड पुलिस के हाथ लग गई। संदेह लगने पर उसे थाने ले जाया गया और पूछताछ के बाद जबलपुर पुलिस को सूचना दी गई, जबकि मुकुल मौके से फरार हो गया। दोनों हरिद्वार के अलग अलग मंदिरों और आश्रमों में दिन काट रहे थे। नाबालिग और मुकुल एक आश्रम में रुके हुए थे। पोस्टर में छपी हुई तस्वीर को देखकर आश्रम के चौकीदार को कोई शक हुआ तो उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। कैसे ये सफलता मिली और कहाँ है? देखिए, आपको पता ही है कि ये जब से इन लोग दोनों फरार हुए थे तो ये लगातार बहुत लंबी दूरियां कवर कर रहे थे। एक रात में 600-700 किलोमीटर दूर सफ़र कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमने जो बैंक अकाउंट्स थे जिनसे ये पैसा ये निकाल रहे थे, हमने उनको फ्रीज़ करवाया ताकि इनकी लंबी दूरियों का जो सफ़र है वो कम हो गया। इसके बाद फिर हमने इनके पोस्टर्स पूरे नेशनल लेवल पे सब राज्यों में भिजवाए पुलिस को। कई जगह हम लोगों ने, आपने देखा होगा, नेपाल तक में हमने इनके पोस्टर्स पब्लिकली चिपकाए और लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दी, पब्लिक भी जानकार हो गई। और उसका फिर अच्छा नतीजा ये निकला कि ये दोनों को हरिद्वार में पहचान लिया गया। पब्लिक ने रोका तो स्वाभाविक तौर पे वो उस लड़के को उतना देर नहीं रोक पाए, लेकिन जो नाबालिग बच्ची है वो रुक पाई और फिर वहाँ के लोकल पुलिस आई और फिर वो अभी उनके पोजीशन में है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या इतना भी अंधा होता है कि एक पिता का प्यार और एक छोटे भाई के स्नेह का भी गला घोंट दे? नाबालिग लड़की और मुख्य आरोपी मुकुल ने जो किया वो कानून की नज़रों में अपराध है। मुकुल बालिग है, इसलिए उसे वैसी ही सज़ा मिलेगी, लेकिन नाबालिग होने के नाते
हो सकता है कानून के शिकंजे से नाबालिग लड़की बच जाए, लेकिन समाज और इंसानियत एक बेटी के इस अपराध को कभी भी क्षमा नहीं करेगा। कैमरामैन रवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।